माँ गंगा की पूरी कहानी। माँ गंगा की पूरी कहानी। जानिए क्या है गंगा नदी की पृथ्वी सफर की लोकप्रिय पौराणिक कथा। पतित पावनी माता गंगा पवित्रता और दिव्यता के लिए पूजनीय है। माता गंगा के कण कण अनेकों देवी देवता विराजमान है। गंगा नदी का स्वच्छंद बहता हुआ स्वच्छ और निर्मल जल अनेकों निर्जीव को जीवन प्रदान करता है। पतित पावनी माता गंगा का जल सिंचाई, स्नान, कल कारखानों, घरेलू कार्य और पीने के पानी के रूप में काम आता है। गंगा नदी कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है। धार्मिक महत्ता से यह नदी पावन, निर्मल और दिव्य है। 2525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह नदी अनेकों जीवन अपने जल के माध्यम से जीवित रखने में कारगर जीवनदायिनी के रूप में है। गंगा नदी दिव्य, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नदी का निर्मल जल पाप नाशक के रूप में भी उपयोगी है। गंगा नदी को माता का दर्जा दिया जाता है। श्रद्धालुओं का अपार प्रेम और विश्वास ही है जिसके कारण देश के तमाम हिस्सों में महाकुंभ में लाखों से भी अधिक की संख्या में श्रद्धालु पतित पावनी माता गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने आते हैं। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सिंचित करती है। गंगा नदी प्राकृतिक, आर्थिक और आस्था तीनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। अपने सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र आपको अपने जल से सिंचित करती है। सबसे खास बात यह है कि सबसे गहरी नदी का गौरवमान दर्जा गंगा नदी को ही प्राप्त है। गंगा नदी की उपासना माँ और देवी से अक्सर की जाती है। गंगा नदी शांति का भी पर्याय है। अमूमन धार्मिक स्थल, योगासन, तप, यज्ञ, मंत्र जाप आदि गंगा नदी के ही किनारे किया जाता है। गंगा नदी का वर्णन साहित्य प्रेमी कई विदेशी भी प्रशंसा कर चुके हैं। नदी में कई बड़े जीव जंतु भी पाए जाते हैं जिनमें सर्प, मछलियां, मगरमच्छ आदि है। गंगा नदी का पशु, प्राणी, पक्षी, मनुष्य के जीवन में अनेकों भूमिका है। कृषि, पर्यटन, साहित्य, खेल तथा उद्यानों के विकास के लिए भी यह नदी महत्वपूर्ण है। आर्थिक नजरिए से भी गंगा नदी बेहद खास है। गंगा नदी की परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती है। गंगा नदी के जल को स्वच्छ और निर्मल कहा जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता यह है कि नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं। यह विषाणु वायु व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा नदी का जल कभी दूषित नहीं होता है। वर्तमान भारत सरकार गंगा नदी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। 2008 में गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी तथा हल्दिया और प्रयागराज के बीच के मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के तट पर कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद खास है। नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी गोमुख से हुआ है। यह स्थान हिमालय के गढ़वाल में स्थित है। गंगा नदी के उद्गम स्थल की ऊंचाई 3812 मीटर है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर गंगा माता को समर्पित एक बेहतरीन मंदिर है। भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। घाटी का मूल पश्चिमी ढलान की संतोपंथ की चोटियों में है। गंगा नदी कई अन्य सहायक नदियां भी हैं। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा और मंदाकिनी है। महाकुंभ लगने वाले स्थान प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती हैं। 2000 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश के रास्ते होते हुए प्रथम बार मैदानी इलाके को हरिद्वार में स्पर्श करती है। गंगा यात्रा। गंगा नदी भागीरथी से संगम तक कई इलाकों को सिंचित करती है। गंगा नदी के मैदानी यात्रा हरिद्वार से शुरू हो जाती है। 700 किलोमीटर की मैदानी यात्रा तय करते हुए गंगा नदी कई महत्वपूर्ण स्थानों के जरिए प्रयागराज पहुंचती है। गंगा नदी बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर के रास्ते प्रयागराज के पावन भूमि संगम तट पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। संगम क्षेत्र तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। पवित्र नदी गंगा यमुना सरस्वती के मेल से बनी है। संगम जहां हजारों श्रद्धालु रोज अपने आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। संगम प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जहां हर 6 साल पर अर्धकुंभ तथा हर 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है तथा हर वर्ष माघ मेला के रूप में कुंभ का आयोजन किया जाता है। संगम प्रयागराज का सबसे बड़ा पर्व है जिसकी तैयारियां 4-5 महीने पहले से होने लगती हैं, जिसमें करोड़ों सैलानियों अपने आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। संगम नगरी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई अन्य दिग्गज भी आस्था की डुबकी लगाने आ चुके हैं। संगम मेले के दौरान भारत के अनेक राज्यों से व्यापारी भी अलग अलग क्षेत्र से अपने राज्य की विशिष्ट वस्तुओं को लेकर आते हैं जो बहुत ही मनोभावनी व आकर्षक होती है।
संगम के दौरान विदेश पक्षी साइबेरियन पक्षियों का भी आवागमन होता है जो इसे बेहद खूबसूरत बना देती हैं। संगम में नौक विहार का भी अलग ही अंदाज है जिसमें लोग आनंद और आस्था दोनों का लुत्फ उठाते हैं। गंगा नदी की पवित्रता और निर्मलता की बखान वाराणसी के गलियों में भी होती है। मोक्षदायिनी नगरी काशी में भला गंगा को कौन भूल सकता है। बनारस की सुबह और शाम यहाँ के घाटों के नाम होती है। वाराणसी में गंगा नदी एक वक्र लेती है। यहाँ गंगा नदी को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। वाराणसी से मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए गंगा नदी पाकुर पहुँच जाती है। गंगा नदी के इस यात्रा में कई सहायक नदियां भी मिल जाती हैं जिनमें सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान से गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। 2 शाखाओं में गंगा नदी के 2 अलग अलग नाम भी हो जाते हैं, भागीरथी और पद्मा। गिरिया से दक्षिण की ओर भागीरथी बहती है। दक्षिण पूर्व की ओर पद्मा नदी का बहाव होता है। गंगा का डेल्टा भाग पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही शुरू हो जाता है। बंगाल के हुगली नदी तक गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। गंगा नदी की प्रचलित पौराणिक कथाएं। गंगा नदी को लेकर कई पौराणिक कथाएं उपलब्ध है। मिथकों के अनुसार गंगा का निर्माण ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने के बिंद बूंदों से किया था तथा शिवजी अपनी जटाओं में गंगा को बांध के रखा था। यह उस समय की बात है जब शिवजी पृथ्वी पर आ रहे थे। अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की थी। राजा ने एक दिन देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध नामकधम नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के लिए आवश्यक घोड़े को इंद्र के द्वारा चुरा लिया गया था। राजा के यज्ञ में घोड़े की आवश्यकता थी। घोड़े को प्राप्त करने के लिए राजा अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंततः घोड़ा पाताल लोक में मिला। घोड़ा ऋषि कपिल मुनि तन के समीप बंधा था। राजा के पुत्र सच से अनभिज्ञ, उन्हें लगा कि ऋषि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुराया है। इस बात की पूर्ण जानकारी न होने के बावजूद भी मुनि का अपमान कर दिया था। उस समय ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। वर्षों की तपस्या के बाद जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली उसी वक्त राजा के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी थी। भागीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। अनेक पीढ़ियों के बाद भी भस्म हुए राजा के पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। भागीरथ ने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया क्योंकि अंतिम संस्कार की राख को गंगा जल में प्रभावित करना था जिससे भटकती हुई आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए और साथ में पाताल लोक जाने का भी आदेश दे दिया था। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि गंगा इतनी वेग से पृथ्वी पर कैसे अवतरित हो सकेगी क्योंकि गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। इस जटिल समस्या के समाधान के लिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा अपनी खुली जटाओं से गंगा को रोककर सिर्फ एक लट पृथ्वी की ओर खोल दें। भगवान शिव के ऐसा करने पर ही पृथ्वी पर गंगा की अविरल धारा प्रभावित हुई थी। धारा का प्रवाह भागीरथ के पीछे पीछे संगम तक पहुंच गई जहां पर राजा के पुत्रों का उद्धार हुआ था। गंगा के पावन का महत्व शिव के स्पर्श करने से और बढ़ गया था। पुराणों की माने तो स्वर्ग में गंगा नदी को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था और इन्हीं कथाओं में शांतनु गंगा के 7 पुत्रों का भी उल्लेख किया गया है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर चैनल। हेलो दोस्तों, जय श्री केदार और मैं हूं आपके साथ मनोज चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MCH मनोज। दोस्तों, मैं आज आपको केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें यह बताने जा रहा हूं। तो आपको मैं ले चलता हूं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर सीधे क्रोम ब्राउजर पर। तो आइए चलते हैं। पे रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .com UK गवर्नमेंट.in पर क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे करना है। लॉगिन टू योर अकाउंट पर क्लिक करना है। जिन लोगों के अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड है तो उन लोगों को यहाँ पर रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे
तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे यात्रा की योजना बनाए पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड टूर पर क्लिक करना है। यहाँ पे भाषा चूज़ करना है, तो मैं अपनी मातृभाषा हिंदी चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रदेश पर आगमन की दिनांक डालना है। मैं 1 मई डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पर्यटकों की संख्या डालना, तो हम लोग 2 लोग जाएंगे तो मैं 2 लोग डाल देता हूँ। यहाँ पे आप किस वाहन से जा रहे हैं, आप बाय रोड जा रहे हैं, बाय हेलीकॉप्टर या बाय वॉकिंग, तो मैं बाय रोड जाऊँगा तो बाय रोड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कौन से धाम पर जाना है। अभी तो फ़िलहाल 2 ही धामों के खुल रहे हैं, तो 2 ही धामों के कपाट खुल रहे हैं, तो आप यहाँ पे केदारनाथ या बद्रीनाथ पर सिलेक्ट कर सकते। तो मैं केदारनाथ जाऊँगा तो मैं केदारनाथ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ यात्रा की तारीख डालना है। यहाँ पर बचाना पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये जो टूर प्लान है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। मैं अपना नाम मनोज चंद्रवंशी डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी एज डालना है। यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल है तो मेल ही रहने देंगे इसको। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। यहाँ आधार नंबर डालना है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है, तो मैं सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और सिटी सेम ही आता है, तो सेम ही कर देंगे। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना नाम डालना है। यहाँ पे इमरजेंसी नंबर डालना है, तो मैं अपने भाई का नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जिन लोगों के आप इमरजेंसी नंबर डालेंगे तो उनके यहाँ पे रिलेशनशिप सेट करना है, तो मैं अपने भाई का नाम सेट कर देता हूँ, ब्रदर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पूछेगा कि यू आर डॉक्टर, तो आप अगर डॉक्टर होंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। और किस व्हीकल से जाने वाले, तो अपन मिनी बस से जाएंगे तो मिनी बस पे क्लिक कर देता हूँ। आप अगर किसी प्रकार के मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं है तो नहीं करना है। यहाँ पे ये ड्राइवर का नाम पूछ रहा है, तो ड्राइवर का नाम तो फ़िलहाल अभी है नहीं किसी के पास, तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डालना है, तो व्हीकल नंबर भी अभी होगा नहीं किसी के पास, तो उसको भी खाली छोड़ दो। उसके बाद आगे यहाँ पे फ़ोटो डालना है। आईडी प्रूफ पर मैं अपना वोटर आईडी कार्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोविड सर्टिफिकेट अगर कोविनेटेड है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब हमें रजिस्ट्रेशन पर्ची डाउनलोड करना है। अब यहाँ से अपन रजिस्ट्रेशन पर्ची डाउनलोड का ऑप्शन पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका है।